नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज मंथन में एक बहुत ही कर्मठ और अनुशासित आईएएस ऑफिसर डॉक्टर रश्मि सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो जिस महकमे में भी जाती हैं वहां उनका काम इतना अच्छा होता है कि वो इतनी जल्दी से उस काम को फिनिश करती हैं कि उनके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। मतलब वो एक ऐसी कर्मठ अधिकारी हैं जिनके पास अगर कोई काम आ जाए तो वो पूर्ण जरूर होता है। तो उनके बारे में बहुत कुछ बताने से पहले मैं चंद लाइनें बता देना चाहती हूँ कि वो डायरेक्टर हैं WCD एंड स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट of NCT of Delhi and former executive director National Mission for Empowerment of Women Ministry of WCD। आप समझ ही गए होंगे कि उनका कार्य उनके व्यक्तित्व के बराबर ही है। मतलब उनका व्यक्तित्व अगर मैं कहूँ तो इससे भी बहुत ऊंचा है। हम उनसे बात कर लेते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, इनसाइट्स जानना चाहते हैं। आप प्लीज अपने सवाल जरूर हमसे पूछिएगा। मैं डॉक्टर रश्मि जी को इन्वाइट कर लेती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। और हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। अभी ठीक है? परफेक्ट है मैम। जी जी जी, नमस्कार। तो चलिए, मैं आपके साथ अब बिल्कुल रूबरू हो गई। कैसी हैं आप और मैम? ऐसे मैं पहली बार इस यस तरह से मैम। इंस्टा पे रूबरू हो। बिल्कुल, मैं ऐसे कभी भी मतलब इंस्टा पे मैंने मतलब ये नहीं किया। शायद योगिता जी, वो आपका ही एक तरह से इंस्टिगेशन था कि बिल्कुल मैं इसके लिए जो है आज पहली बार इंस्टा पे ऐसे। थैंक यू मैम। जी ये मेरा सौभाग्य है कि आप तैयार हो गई इंस्टाग्राम के लिए। मुझे लग रहा था इंस्टाग्राम थोड़ा ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मैम। बच्चों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है। तो मैं प्रश्न सुनने के लिए तैयार हूँ और उत्तर देने के लिए भी तैयार हूँ। बिल्कुल मैम। अभी तो फिलहाल मेरे पास बहुत सारे प्रश्न पहले से लोगों ने हमारे इनबॉक्स में भी मुझे भेज रखा है। मैं सोच रही हूँ पहले आपसे उनके बारे में भी मैं चर्चा कर लूं। मैम, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी है ना, आप इतने सारे काम करते हैं। आपको जो कार्यभार दिया, जैसे जैसे स्वच्छ भारत का कार्य दिया गया, आपने उसको बखूबी निभाया। आपको ना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप काम इतना अच्छा करती हैं। तो ये जो आपको मोटिवेशन मिलता है, ये आपको खुशी देता है कि यार मेरे को काम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, या कभी कभी आप भी थक जाते हैं कितना काम दिया जा रहा है मुझे? मैं योगिता जी आज आपको सच बात ये बताऊं कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि मुझे काम दिया गया। मैं तो काम ढूंढ ढूंढ करके, मतलब मुझे एक करनी है, मुझे एक प्लेटफॉर्म हमेशा लगता है कि इस पब्लिक जी। सर्विस की अपॉर्चुनिटी मिली है हमें लोगों के लिए काम करने वाह। में। ठीक है, तो वो एक सेवा है। सर्विस क्या है? सर्विस तो सेवा है। तो जी। सर्विस में पब्लिक वर्क थोड़ी बोलते हैं, हम तो पब्लिक सर्विस कह रहे हैं, सेवा कह रहे हैं। तो सेवा में कभी आपने उसको भार बना लिया तब तो जिंदगी भार हो जाएगी। हमारे जैसे जो पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर हमने सोच लिया होता कि ये तो मेरे लिए बस एक जॉब है और एक मतलब फॉर्मेलिटी करनी है, बस मुझे नौकरी करनी है क्योंकि मुझे अपना जीवन का मतलब एक अर्जन करना है और आर्थिक सैलरी के लिए काम करना है, ऐसा अगर हो जाता ना तो मैं तो हम्म। बताऊं been dead the same day। ओह! मैम सच बताऊँ ना, जब तक मैं आपकी पर्सनैलिटी से नहीं मिली थी, जैसे मैं इरा सिंघल मैम से ही मिली थी, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था कि एक डेजिग्नेशन पे लोग ना आजकल बस ये सोचते हैं कि एक बहुत ऊंची पोजीशन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वहां है तो मतलब सब कुछ उसकी जिंदगी आसान है। पर मैं जब आपसे मिली, उनसे मिली, तो मैं हैरान थी कि नहीं, आप लोगों की मुश्किल तो हम बहुत आराम से जी रहे हैं असल में। मुश्किलें तो आप लोग देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं योगिता जी, मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति में हर किसी को बहुत चुनौती का सामना है। और वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो आर्म्ड फोर्सेस में है, वो एक टीचर है जो एक बच्चे को हाँ। पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि उस बच्चे को, वो एक स्लो लर्नर है, एक बच्चा उसके सामने, और उसको अच्छा आउटकम कैसे बताए। कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है टीचर को, तो क्या कम चैलेंजिंग काम है? एक डॉक्टर जो किसी नहीं। के करने के लिए काम करे, वो कम चैलेंजिंग काम है। देखिए, मैं कभी नहीं मानती हूँ कि सिविल सर्विसेज, वो आईएएस हो या आईपीएस हो, वो या अन्य कोई भी सिविल सर्विसेज, वो तो बहुत बड़ा काम है और अन्य छोटा काम है, बिल्कुल नहीं। जिस दिन किसी भी आईएएस ऑफिसर ने ये मान लिया तो मैं कहूंगी कि उसको तो वाकई अधिकार नहीं है आईएएस ऑफिसर बनने का और रहने का।
होती है, क्योंकि सबका बिल्कुल। सही कहा मैम, आपने सही कहा। काम की महत्ता और आज की तारीख में तो और भी ज्यादा इस बात को हमें मान लेना है कि डिग्निटी ऑफ लेबर है। उस डिग्निटी ऑफ लेबर we need to recognize, you know, the kind of sacrifices which people make left and right. आईएएस में तो ठीक है, ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाती है, आपका काम करने का दायरा बढ़ जाता है, आपको सपोर्ट सिस्टम भी बेटर मिल जाता है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, संसाधन बहुत होते हैं। एक ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये सब संसाधन को आप इस्तेमाल कितना कर पाते हो, कितनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ में आप उस संसाधन को कंजर्व कर पाते हो, और जितनी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको आप बेस्ट आउटकम की तरफ काम कर पाते हो। देखिए, चेंजेस तो बहुत होते हैं, आपने एकदम सही कहा कि अपना चेंजेस होते हैं, डायनेमिक है ये सर्विस। कभी कोई रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कभी एक जगह मुख्यालय में पोस्टेड होता है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है। कई बार लोगों की मांग होती है कि नहीं, उसको तो ये काम ज्यादा अच्छे से आता है इसलिए हमें उसको जरूरत है। किसी की मांग होती है कि स्वास्थ्य विभाग में जरूरत है, किसी की मांग होती है कि शिक्षा में जरूरत है। तो मतलब इस तरह से इट इज अ डिमांड एंड सप्लाई। जहां जरूरत होती है वहां एक सोल्जर की तरह, जैसे फ्रंट पे के लिए जब तैयार हो जाते हैं, इसी तरह मैं मानती हूँ कि एक सिविल सर्विसेज में जब आप आते हैं, पब्लिक सर्विस का जब आप वाओ एक प्रिंसिपल, आपने एक अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं कटिबद्ध किया है उस पब्लिक सर्विस के लिए, तो वहां पर आप यह देखते हैं कि जो सेवा करने का, जहाँ पे देयर इज अ कॉल ऑफ ड्यूटी, यू विल डू इट टू योर बेस्ट। देखिए, मुझे काफी मौका मिला अलग अलग परिस्थितियों में काम करने का। जैसे मैंने दिल्ली के अलावा मैं बुंदेलखंड, आपने नाम सुना ही होगा, तो झांसी में काम किया। झांसी जो उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी जाके मैंने काम किया, बहुत कुछ वहां भी अनुभव हुआ किस परिस्थिति में लोग रह रहे हैं। फिर अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और पहले मुझे लगता था कि कोई एक द्वीप है, और शायद मेरा इग्नोरेंस था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता था अंडमान एक द्वीप है और निकोबार एक द्वीप है। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वो तो पूरा एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत सारे आइलैंड्स है, आइलैंड्स आफ्टर आइलैंड्स है, और आप जाइए एक्सप्लोर करिए और कोई अंत नहीं। सागर तो अंतहीन है, लेकिन वहां तो आइलैंड्स भी जब हम एक्सप्लोर करते थे तो लगता था कि वो एक्सप्लोर का कोई अंत नहीं है। और उस मैम, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सोच रही थी दो छोटे छोटे खंड होंगे, अंडमान एंड निकोबार। बिल्कुल नहीं, तब आप देखिए कि मैं अगमोट में रह करके भी मुझे जब ऐसा लगता था, तो मैं आपको बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि भाई आप जो, तो कई बार हमें खुद अपना पता नहीं होता है और अपने देश का, अपने परिवेश का भी पता नहीं होता है। मैं तो ये कहूँ, एक शहर में भी रह करके लोगों को ये नहीं एहसास होता है कि उस शहर में कितने सारे डाइवर्सिटी हैं, कितने चैलेंजिंग सिचुएशंस है, और यदि हमें पता होता है तो हमें संवेदनशीलता नहीं होती है। तो हम अपने वर्ल्ड व्यू को जितना हम बढ़ा सके, मुझे लगता है कि वह जो दायरा है उस सब के लिए उतना इम्पोर्टेंट फॉर एनी सर्विस। सो एनी सर्विस कैन एक्चुअली बी मेड इनटू अ पब्लिक सर्विस एंड सर्विस बिफोर योरसेल्फ। क्योंकि स्वयं के लिए तो जी रहे हैं, ऐसा नहीं मानती हूँ कि स्वयं के लिए नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल जीना चाहिए, बखूबी जीना चाहिए। अपनी तो देखभाल करनी चाहिए, अपने बच्चों की भी, अपने परिवेश की, अपने इमीडिएट रिलेटिव्स की, लेकिन उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, वह भी आपकी है, वह बच्चे भी आपके। मैम, माय गॉड मैम, मैं तो ये सोचती हूँ आपके पास सच में वक्त होता भी होगा अपने लिए, जिस हिसाब से आप काम उठाती हैं, मतलब यू पिक अप वर्क। मैंने आपको देखा है, आप ट्विटर पे जितना एक्टिव हैं और आप काम करती हैं, वो काम होता है ट्विटर पे। तो मुझे लगता है कि इतना काम करने वाले व्यक्ति के पास टाइम कब होता होगा अपने लिए। देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, ट्विटर पे मैं ज्यादा दूसरे लोगों के काम की प्रशंसा करती हूँ। मुझे अपनी, मेरी आंगनवाड़ी कुछ अच्छा काम करती है, कोई सीडीपीओ अच्छा काम करती है, कोई पोषण टीम का अच्छा काम करता है, मुझे लगता है कि मैं उस काम को जो है मतलब बिल्कुल रिकॉग्नाइज करूं, क्योंकि वो इसी माध्यम से हम लोग के साथ में कनेक्टेड है। और हम दे ही क्या सकते हैं, मैं कोई ज्यादा तनख्वाह तो नहीं दे सकती, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तो नहीं दे, बस मैं उनको यही ट्रिब्यूट दे सकती हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सपिरेशन के अलावा आज की तारीख में इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वेरी अच्छा राइट काम। मैम, वेरी राइट, वेरी राइट। एक तो एक बस व्यक्ति है,
मैम वो कह रहे हैं मैं भी झांसी से हूँ। उनका नाम है दोहरेनिशी, मैं नाम उनका ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, उन्होंने एक अजीब ही नाम रखा है अपना, दोहरनशी। वो कह रहे हैं कि मैम प्लीज बता दीजिए कि मैं भी झांसी से हूँ, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो झांसी से हैं। बहुत सुंदर, बहुत मैं वहाँ रही, मेरे पतिदेव भी वहाँ कार्यरत रहे, और वो भी वहाँ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो कहते हैं जिसको, और हाँ आज वो सीडीओ से, जरूर वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक जो ओ जर्नी होती है, जो एक रास्ता हाँ होता है बुंदेलखंड में, मैं वहाँ गई थी एक बेतवा रिवर बोर्ड में। बेतवा रिवर बोर्ड में वहाँ समझने का मौका मिला कि जब बड़ा सा प्रोजेक्ट लाते हैं तो उस प्रोजेक्ट हाँ से बहुत लोगों को अलग अलग ढंग से राइट इफेक्टेड है ना, विस्थापित भी होते राइट हैं, रिहैबिलिटेशन प्लान है, तो कुछ सीख मुझे वहाँ मिली। मेरा छोटा सा बच्चा था वहीं पे पैदा हुआ, मुझे उस समय मिला थोड़ा, ताकि हाँ उसके भी साथ निकाल सकूं, तो उसी ढंग से हमेशा चीजें बैलेंस भी होती गई। अब तो समय नहीं है, और बहुत सालों से मेरी ये यात्रा रही है कि मैं शायद ये व्यक्तिगत जीवन से बाहर जो एक डिवीजन होता है, हम्म। पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, वो कहीं ब्लेंड कर गया है। तो वो जब ब्लेंड कर गया है तो इसलिए कारभार नहीं लगता है, वो लगता नहीं है कि संडे को अपने लिए जीना है, क्योंकि मतलब वो अपना जो है वो कहीं ना कहीं अपना पराया का बोध खत्म हो जाता है। जब आप वेरी दूसरों राइट। की, मैं बच्चों की बात करती हूँ, महिलाओं की बात करती हूँ, तो हम्म ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कोई कार्य है, वो लगता है कि नहीं, शायद मुझे यह मौका है कि मैं उनके लिए, यदि सरकार की स्कीम के साथ में जुड़ करके, उनको जोड़ करके यदि कुछ अच्छा हो सकता है, तो हर दिन कम है। सरकार के अलावा मुझे तो लगता है हम सब देखिए ऐसे पोजीशन में हैं कि बहुत सारे अच्छे कार्य जो हो रहे हैं, उनको एक तरह से एक कलेक्टिव फोर्स, एक साथ बनने की आवश्यकता मुझे हमेशा दिखती है। मैं बिहार से भी बहुत कनेक्टेड हूँ, अपने गांव से कनेक्टेड हूँ, और वहाँ हम्म। तो मुझे, मेरा प्रयास यह रहता है कि वहां भी लोगों में यह आत्मविश्वास ये करे कि सब कुछ निराशा के साथ में नहीं देखना है, और बहुत हाँ कुछ है। आप बहुत लोगों को जब जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ जी अच्छा होता है। तो अच्छी सोच, अच्छे संकल्प के साथ जब लोग साथ में आते हैं, वो स्वयंसेवी संगठन ही कोई हो, वो सरकार के अलग अलग, वो कोई पंचायत से जुड़ा हुआ वो प्रमुख है, हम्म वो सब, बहुत हम्म। लीडर्स आपको मिल जाते हैं अच्छा काम करने वाले, ढूंढने की जरूरत होती है, और अच्छे फोर्सेस को अलाइन की हाँ जरूरत। मैंने देखा कोई कह रहा है मी टू फ्रॉम बिहार। बिल्कुल, हाँ, मैं तो ये नेहा है, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है, इनके पास बहुत सारे सवाल हैं। इन्होंने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मैम से बोलिएगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मैम से बोलूंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको यात्रा में मैंने दिल्ली से, अंडमान से लेकर के आपके बुंदेलखंड और बिहार सबको कनेक्ट कर दिया, और यही भावना है जिसके साथ आपको पब्लिक सर्विस के लिए पहले अपनी जो आकांक्षाएं है ना, वो सिर्फ हाँ एग्जाम क्रैक करना जो है ना मोटिव नहीं रखना है। मुझे लगता है कि आपकी आकांक्षा हम्म सर्विस का मोटिव होना चाहिए, एक मोटो अलग होना चाहिए, मोटिवेशन एंड जील अलग होना चाहिए। फिर आनंद आएगा पढ़ने में, आनंद आएगा एग्जाम को लिखने में, और फिर रिजल्ट अच्छा होगा ही, कहीं ना कहीं से अच्छा होगा ही। मैं नहीं मानती हूँ कि हर हम्म, व्यक्ति उसी 1 रैंक या 2 रैंक या 100 रैंक में आ सकता है। ठीक है, हाँ 600 राइट 600 लोग होता है ओवरऑल, अगर हम हम्म सिविल सर्विस का देखें। मुझे नहीं हम्म पता कि अब कितने लोग टोटल दे रहे हैं, लेकिन चयन पहले एक समय था जो कि मतलब अगर 4 लाख देते थे तो हम्म उस 600 लोगों का चयन हुआ। वो सिविल सर्विसेज में अपना अलग 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 सर्विसेज के साथ में, कोई यूनिफॉर्म में जा रहा है, कोई अलग सर्विस में जा रहा है, आईएफएस में जा रहा है, विदेश भी जा रहा है। हम्म लेकिन चुने हुए लोग, इनकी एस्पिरेशन के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके बाद भी, हम्म उसके बाद भी मुझे लगता है कि यदि उनकी भावना प्रबल है कुछ करने की, हम्म। समाज के करने की, पब्लिक सर्विस करने की, वो जरूर सफल होते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। तो सबसे पहले तो मैं नेहा को और सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस को छोड़ना होगा। जो फैमिली है अंडर पीयर प्रेशर, हाँ जो पीयर प्रेशर बन जाता है कि नहीं, इट इज एज इफ लाइफ एंड्स, कि आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, लाइफ एंड्स, नो, डोंट कैरी दैट प्रेशर, दैट्स लाइक मोस्ट डैमेजिंग। उस प्रेशर के साथ एग्जाम देना जो है ना, वो हाँ आपको वो पीछे लेकर के जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रेशर में लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेशर में हाँ कहीं ना कहीं हमारा संतुलन जो है वह भी तो ब्रेक करने लगता है। सही तो कह रहे सब
मैम जैसे जी, जैसे आप बता रही हैं तो आपके देखिए एक फैन है जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं और बोल रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करती हैं। प्रताप शाही नाम है शायद इनका, प्रताप शाही, हाँ। वो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो सोचिए आपका काम जो है ना सिर्फ भारतवर्ष में बंधा हुआ नहीं है। आपको लोग विश्व के कोने कोने में जानते हैं कि आप किस तरह कार्य कर रही हैं। इसलिए आपसे बात करके ना आज बच्चों को मुझे लगता है कि सवालों के जवाब अपने आप मिल भी रहे होंगे, जिन्हें ये टेंशन रहती है हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। मैम चूंकि आपकी जर्नी जो है ना, आपने बिहार को भी जोड़ दिया, आपका बैकग्राउंड है। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला था कि साहित्य आपके घर में सबसे प्रिडोमिनेंट था, है ना? उनके पिताजी जो हैं वो साहित्यकार हैं। एक साहित्यिक फैमिली से होते हुए भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना, जो कि कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रिक्टनेस कितनी ज्यादा होती है, वहां शिफ्ट होना आपका, वो मुझे थोड़ा सा जर्नी आपकी जाननी है। ये तो आपने बड़े दुखते रग पे हाथ डाल दिया। मैं ये कहूंगी क्योंकि जहाँ आपने कहा कि देखिए एक साहित्यकार का और मैंने पिताजी का देखा था, एक जैसे खुली किताब और कोई अंकुश नहीं, और मतलब कहीं ना कहीं जैसे एक अविरल धारा बहती है ना, जी एक देखिए कि एक it was like a river flowing, you know, his thoughts, his ideas, you know, his entire, I could see the life with, you know, the spontaneity, the ease, उस ढंग से यस वह परिवेश था देखने का। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि वो जहाँ एक साहित्यिक और मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर रहे, वो परिवेश था। वो अपना जब स्वतंत्रता जब मिली तो वो बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में मेंबर भी रहे। और पिताजी का ये था कि नहीं, नौकरी नहीं करूंगा। और बीएचयू में वो पढ़ते थे और बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत सारी किताबें लिखी है। गांधी पे उन्होंने बहुत किताबें लिखी, रिसर्च किया और बड़ी दुर्लभ चीजें लिखी। तो उनकी जो लेखनी है, उनकी लेखनी मुझे लगा कि समाज के चिंतन से बंधी हुई है। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ कहानी लिख रहे थे एंटरटेनमेंट के लिए, कहीं ना कहीं उसमें चिंतन का बोध था। तो वो चिंतन बोध है मुझे, और मुझे लगता है कि हम उनसे जुड़े हुए सभी लोगों से इंस्पायर्ड होते थे, क्योंकि उनकी लेखनी, उनका बोलना, उनका सोचना, सब कुछ लगता था कि समाज के लिए कहीं ना कहीं वो चिंतित होते थे, उसके विकास के लिए, और उसके लिए अपना वो हमेशा योगदान करना चाहते थे। अब जैसे बिहार देश की बात बताऊं तो बेटा बेटी में जो भेदभाव की बात आप सोचते हैं कि बड़ा पहले तो मतलब रूढ़िवादिता थी, ये थी। मुझे बेटों से बढ़कर के उन्होंने प्यार किया। मुझे लगा कि आई वाज लाइक, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट पैम्पर्ड, यू नो, चिल्ड्रन दैट यू कुड थिंक ऑफ। तो वह जो, अब वह पिता जो कि मतलब आप देखिए, एक तरफ तो वो खद्दरधारी थे, खादी पहन रहे हैं, बड़े ट्रेडिशनल थे, और उस ट्रेडिशनल में एक रूढ़िवादिता, अगर आप वैसी सोच को अगर सोचे कि नहीं, जहाँ पे लड़का पितृसत्तात्मक जो अपना समाज होता है, पेट्रियार्कल होता है, मैंने उनको रिवोल्यूशनरी देखा तो वह सामाजिक चिंतन का ही बोध था। जहां वो हमेशा कहते थे अपनी पत्नी के लिए कि देखिए ये जो है से कहीं ज्यादा क्वालिफाइड है, ये प्रोफेसर है, और उन्होंने खुद बड़ा इनकरेज किया। जहाँ पे मेरी माँ की जितनी बहनें हैं उनकी तो सबकी जल्दी शादी हो गई, बीए किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, और माँ को उन्होंने शादी के बाद भी इनकरेज किया कि वो मास्टर्स करे, साथ में पीएचडी में भी एनरोल किया, साथ में वो लेक्चरशिप में ये किया, और बड़े प्राउडली वो कहते थे कि मैं तो फक्कड़ हूँ, फक्कड़ की जिंदगी जो है, मतलब रोज लेखनी से जो मुझे खर्च किया। लेकिन वो बहुत ज्यादा इस बात को ना, जो हम कहते हैं कि पुटिंग अ वुमन ऑन अ पेडेस्टल, आई यूज्ड टू सी हिम। So for me it was like, yeah, you know, I mean, seeing the environment where it was not just talking about social reform, ठीक है, आज की बड़े सेमिनार कॉन्फ्रेंस में यू नो जेंडर नहीं हो, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बात करते हैं, और कई बार मैं देखती हूँ कि जो बात करते हैं वो अपने व्यवहार में वो उल्टा करते हैं। तो कहते हैं करते नहीं। देखिए आपने जो सत्य की बात कही तो वहां मैंने दुखती कहा, क्योंकि मैंने यह महसूस किया कि ऐसा नहीं है कि वह जो सामाजिक चिंतन है वह सिर्फ पब्लिक सर्विस आईएएस बनकर के पूरा हो सकता है, ऐसा नहीं, जो कि नॉर्मली लोगों की सोच होती है। लोगों की सोच होती है नौकरी, और तब ही आप बड़ा बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैंने उल्टा देखा, मैंने ये देखा कि बिना उसके कितना कुछ जो है लोगों को प्रेरणा देना।
अपनी लेखनी से, अपने विचार व्यवहार से, अपने आचरण से वो कितने लोगों को वो प्रेरणा देते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे यह भी महसूस होता है कि वह अगर प्रबल इच्छा होती है, उनकी इच्छा जरूर कि हम बच्चे और बेटी के लिए वह इच्छा जरूर थी कि नहीं, वो उसे पब्लिक सर्विस में देखना चाहते हैं औपचारिक रूप में। क्योंकि दूसरी वाली सर्विस थोड़ी अनौपचारिक मानी जाती है। आप पब्लिक सर्विस करते तो है, यहाँ पे है कि हमारा डेजिग्नेशन ही एक पब्लिक सर्वेंट का बन जाता है, तो बड़ा फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लोग आपके नाम के आगे जो मतलब वो डिग्री और ये सब जब देखते हैं तो वो आप कोई आप डॉक्टरेट हो करके आपको इतना ज्ञान नहीं हो जितना किसी और को सामान्य ज्ञान। ठीक है, शायद उसने डॉक्टर की उपाधि नहीं ली हो लेकिन सामान्य ज्ञान ज्यादा। तो मैंने इस तरह की जिंदगी को, बोध को देखने समझने का प्रयास किया। और नौकरी में यह जरूर है कि कई बार आप उतना फ्रीडम आपको नहीं मिल पाता है जो कि आप जिस स्पीड पे काम करना चाहते हो, जिस स्पीड पे आप बदलाव देखना चाहते हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं सिस्टम में हमें उस सिस्टम के साथ बंद करके चलना पड़ता है। हम उस सिस्टम के अंदर विद्रोह नहीं कर पाते हैं। जबकि कभी कभी मेरे जैसे लोगों को इच्छा होती है, उस विद्रोह की प्रवृत्ति की इच्छा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यदि हम काम कर रहे हैं किसी स्कीम के लिए, जैसे एक स्कीम है हमारा IAS, एक स्कीम है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुपोषण नहीं, ठीक है, पोषण नहीं हो, स्टंटिंग नहीं हो, वेस्टिंग नहीं हो, बच्चे जो है वो स्वस्थ हो, मदर्स, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो स्वस्थ रहे, महिलाओं में एनीमिया रहे। इच्छा क्या होती है कि कुछ ऐसा कर डालो जहाँ पे एक जादू की छड़ी आपके हाथ में हो, ये सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ लेकिन आंकड़े फिर बताते हैं कि नहीं, अभी तो आप इतना कुछ स्कीम के लिए कर रहे हो, लेकिन आंकड़ों में परिवर्तन बहुत धीरे 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 होता है। और कई बार जो आप चाहते हैं कि जिस रफ्तार के साथ में जो है इम्प्लीमेंट चीजें होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। सबके साथ ऐसा होता है। तो बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक सर्विसेज में हमारे पास बहुत बड़ा कैनवस है, लेकिन कई बार इस सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में हमें ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि, और आपके साथ देखिए, टीम आप नहीं चूज करते हैं, राइट, वेरी राइट। आपके साथ लोग बंधे हुए हैं, आप उनको साथ में लेकर। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ में बात करूँ, उनको एनकरेज करूँ, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कार्य क्षमता, उनको मोटिवेशन ये लेकर के आऊँ। लेकिन ओवरनाइट चेंजेस नहीं होता है। देखिए सड़क बनाना आसान है, लेकिन लोगों के मानसिकता परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उससे स्ट्रगल करते हैं पब्लिक सर्विस में भी। मैम, जैसे आप इतने सारे कार्य करती आई हैं अब तक, आपने बहुत सारे चेंजेस, विमेन के लिए बहुत सारा काम, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आप इन लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रही है। आपने खुद भी कहा कि कई बार आपको लगता है कि जितना मैं कर रही हूँ, अभी वो चेंज होने में, वो प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है। ऐसा कोई काम आपके लिए जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो, आपको लगा हो कि इसमें मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है इसको चेंज करने में, ऐसा कोई आपके साथ चैलेंज आया आपके पास? नहीं, देखिए कोई एक चैलेंज नहीं होता है। मैं, क्योंकि जब मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ तो वो हमेशा ये होता है, ये चैलेंज सतत होता है। ये मैं बताऊं कि गवर्नेंस में जब आप एक रिफॉर्म बेस्ड काम की का प्रयास करते हैं ना, तो ये चैलेंज जो है वो हमेशा इसलिए आता है क्योंकि see there's a difference between just implementing a scheme and there's a difference between the way you want things to be implemented so that the outcomes are, ठीक है। तो वो सतत एक चैलेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम वही है, स्ट्रक्चर वही है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वही है, लोग बाय एंड लार्ज वही रहे। ऐसा नहीं है कि एक सेटअप में आपको तो मतलब एकदम डाउन द लाइन जो है आपको लोग इतने मोटिवेटेड मिल गए। तो हर जगह ये चैलेंज होता है, तो जिसको मैं गवर्नेंस का चैलेंज मानती हूँ। लेकिन आप जो कहते हैं कि नहीं, चेंज, बदलाव एंड पेस की बात, तो वहां बहुत कुछ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो इट्स ऑलवेज हाफ ग्लास एम्प्टी एंड हाफ ग्लास फुल। क्योंकि यदि हम हाफ ग्लास एम्प्टी देखने लगे तब तो हम बड़े निराश नजर आएंगे कि हमने बदलाव जो है वो उस पेस पे नहीं है। लेकिन जो हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उसके लिए भी कहीं मुझे लगता है कि हमें सब कुछ भी करना चाहिए। जैसे छोटा सा उदाहरण दूंगी, लड़कियों की शिक्षा। आप कम पहले जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कितनी लड़कियां पढ़ाई पूरी कर पाती थी? क्या दर था शिक्षा दर, लड़कियों की शिक्षा दर का? बहुत कम था। बढ़ता गया है काफी ज्यादा। हायर एजुकेशन शिक्षा का दर है अब समय के साथ बढ़ता है। लड़कियां
कितने सारे फील्ड्स में अब जा रही हैं जो पहले सोच ही नहीं सकते थे। पहले हम सोचते भाई जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि नहीं ये तो बस इसी फील्ड में, ये 2-4 फील्ड में जाएंगी, वो बदल रहा है। तो मेरे जैसे तरह की सक्सेसेस को देख करके हमें लगता है कि यदि हम इस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, इस सेक्टर जब हम ये पॉजिटिव चेंज देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने आज आपने ट्विटर की बात कही, आज मैंने लिखा कि मीराबाई जो कि अपना वेट लिफ्टिंग में इतना बड़ा कि आई है, वो सही एम्बेसडर है हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। अब वो क्या जिंदगी रही होगी और क्या क्या संघर्ष उसने नहीं किया होगा। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से है, क्या संघर्ष उसने किया, लेकिन उसके बाद भी क्या दमखम उसने दिखाया। तो these are the changes which actually give us that satisfaction, where I would say people like me who've been working for the system, because हमने सिर्फ एक स्कीम काम नहीं किया, मोमेंटम के लिए भी काम किया है। मैं भारत सरकार में जब थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड में, तो वो पूरा जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसको कि हम बेटी बचाओ पढ़ाओ जो है उसके रूप में हम देखते हैं, तो ये पूरे चाइल्ड सेक्स रेशियो को अरेस्ट जो एडवर्स हो रहा था, लड़कियों की संख्या कम हो रही थी कंपेयर टू बॉयज, ठीक है, बैलेंस बिगड़ रहा था और ये एक तरह से इमरजेंसी बन रहा था। अब आप देखिए कि करते करते इस जो एक मानसिकता परिवर्तन की बात होती है, बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे वो बैलेंस है वो काफी समय के साथ साथ इम्प्रूव हो रहा है। दिल्ली में भी जिले हैं जहाँ पे अपना काफी क्राइसिस सिचुएशन था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ रही है ओवर द पीरियड। तो वो चीज है, मतलब वेदर इट इज वुमेन नाउ, चाइल्ड राइट्स, बच्चों को लेकर के आज की तारीख में बहुत बातें हो रही हैं। कोविड के समय विशेषकर बच्चों के आंकड़ों की भी बात हो रही है कि कौन से बच्चे हैं जो कि ऑर्फन कैटेगरी में आ गए, कौन से बच्चे हैं जो कि सिंगल पेरेंट में, वल्नरेबिलिटी कितनी है। तो पहले अपनी चर्चा में नहीं थे। देखिए बच्चे बिल्कुल, मतलब महिलाओं की तो बात तभी भी बहुत ज्यादा हो रही थी, बच्चों की बातें उतनी नहीं होती थी। आज की तारीख में वह भी एक डिस्कोर्स का मुद्दा हो गया है। तो ये जो डिस्कोर्स सेटिंग है ना, डेवलपमेंट डिस्कोर्स सेटिंग है, which we are talking about the most marginalized sections. मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि बच्चा अपनी बात खुद तो नहीं कह पा रहा है, तो जब नहीं कह रहा है तो उसको डिस्कोर्स में लाने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन आज वो डिस्कोर्स में है। जब हम यह बात, तो मेरे लिए यह एक पॉजिटिव साइंस ऑफ चेंज है। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात वह डिस्कोर्स में है, और सशक्तिकरण जो सिर्फ हम पॉलिसी एंड एक्ट की बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कितनी हो रही है, पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाएं कितनी है, यह बात हो रही है। आज देखिए कि पंचायत में जब महिलाएं चुन करके प्रतिनिधि होकर के ग्राम पंचायत में या अर्बन लोकल बॉडीज में आती हैं, एक समय था जबकि उनको प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता था। वो प्रॉक्सी थे अपने हस्बैंड के, अपने फादर इन लॉज के, क्योंकि रिजर्वेशन तो आ गया, तो किसी भी महिला को हमें खड़ा करना है और वो एक सिंबल बन जाएगी, वो ठप्पा लगाएगी, बस, इससे ज्यादा उसका नहीं था। समय के साथ साथ मैंने यह बदलाव भी देखा है कि उसकी भागीदारी जो है वो परिवार में, वह खुद वो कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी अपना पंचायत में, मैं मीटिंग में बैठूंगी, वो खुद भी उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन एक और करती हूँ, मुझे यह लगता है कि ठीक है अब पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अब और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है। इफेक्टिव यानी और भी प्रभावी पार्टिसिपेशन इसका हो, और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट डिस्कोर्स में वो अपनी प्राथमिकता को, जो कि ग्राम पंचायत के लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पे डेवलपमेंट की जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें कि एक बच्चे का विकास, महिला का, बुजुर्गों का, कमजोर वर्ग के उनका विकास, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी नेट, उनके पोषण से संबंधी, स्वास्थ्य से संबंधी, तो यह सब चीजें जो है ना एक पॉजिटिव डिस्कोर्स में लाने के लिए महिलाओं की और भी इफेक्टिव लीडरशिप, तो लीडरशिप तो है, लीडरशिप हर लेवल पे है, मतलब महिलाओं को उन चीजों के प्रति, जिन चीजों के प्रति जो है बाकी लोगों को मुझे लगता है कि समझने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। एक माँ को समझनी नहीं होती कि बच्चा भूखा है। माँ बनना पड़ेगा सिस्टम को अब। I call it a feminine style of leadership. तो मतलब हाँ, it is जो जेंडर
डिफरेंस की जब बात करते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं वो हार्मोनाइज हो जाना चाहिए डिफरेंसेस, ठीक है, तो हार्मोनाइजेशन में मुझे लगता है कि जो विशेषता है एक फेमिनिन स्टाइल की, तो उसको इंटैक्ट, क्यों, क्योंकि उसमें संवेदनशील, ठीक है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर एक एम्पैथी है, उसके अंदर एक कंपैशन है, तो उन भावनाओं को आज मैस्कुलिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है ना, उसमें भी फेमिनिन ट्रेट्स जो हैं उसको लाने की जरूरत है, ऐसा मेरा पूरा विचार है। मैम हैट्स ऑफ, आपने जो ये बात कही ना इतनी बारीकी से स्टडी करके बोली है आपने कि ये चीज समझ में आ रहा है कि आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते क्योंकि उनके अंदर वो माँ वाला वो थॉट प्रोसेस जो है ना, वो फेमिनाइन थॉट प्रोसेस नहीं है, इसलिए इतनी दिक्कत है। मैम मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है और मुझे ना आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। कुछ क्वेश्चन है उनको भी ले लेते हैं मैम। नेहा जी पूछ रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग इन यूपीएससी पर्सपेक्टिव? कोई खास डिफरेंस आपको लगता है? नेहा, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जब कोचिंग है, इट कैन ऑल्सो बी सेल्फ कोचिंग बाय द वे, लेकिन ट्रेडिशनली उसको मानते क्या है कि बाहर से आपको अपने कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, आजकल बहुत स्टडी इंस्टीट्यूट्स है जो कि आपको तैयारी कराते हैं, तो उसको आप जब ज्वाइन कर लेते हैं आपको जरूर कुछ मदद मिलती है क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वास्ट, तो उस वास्ट मटेरियल को कोई और आपको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से गाइड कर पा रहा है, सिलेबस से फोकस कर पा रहा है, दूसरा कि आपको तैयारी में मतलब मदद कर पा रहा है, रिव्यू करते जा रहा है कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, बीच बीच में आकलन कर रहा है, असेसमेंट भी कर रहा है, तो मेरा मानना है कि देखो मदद तो होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट ये नहीं होता है सेल्फ स्टडी का। तो आप यह सोचिए कि कोचिंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी, बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो सेल्फ स्टडी ऊपर में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, कोचिंग को कम इंपॉर्टेंस दूंगी। तो सेल्फ स्टडी आप पहले करिए और उसके साथ यदि एज अ एडिशनल सपोर्ट टू यू, एडिशनल सपोर्ट कोचिंग को लीजिए। कोचिंग पे डिपेंड करके आप सोचिएगा कि आपकी नैया पार हो गई तो नहीं होगा। वेरी राइट मैम। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, उन्होंने पूछा था कि प्रिपरेशन के लिए जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो कुछ खास क्या बुक्स या मैगजीन्स या कहीं कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसे हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें इजी रहे एग्जाम्स देने में? नहीं, देखिए न्यूज़पेपर्स तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, बाकी लोग हमारे समय योजना बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, ठीक है, हिंदू हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, योजना मैगजीन पढ़ते थे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पढ़ते थे, तो यह सब तो पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका मतलब एकदम अप टू डेट करेंट नॉलेज, करेंट रिसर्च, ठीक है, कंटेम्परेरी रेलेवेंस की चीजों का आपको पता चलता है। तो आप जो बाकी जो किताबें पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसके अलावा आदत तो जरूर बना लेनी चाहिए कि ये सब मतलब मुश्किल होता है थोड़ा शुरू में समय निकालना, क्योंकि इतने वास्ट में हर चीज के लिए समय निकालना, लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि आप प्रयास करेंगे ना, उससे बड़ा फर्क आएगा आपको लैंग्वेज, आर्टिकुलेशन में, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो पढ़ना चाहिए। तो आपकी पढ़ाई है ना, इस वास्टनेस में कभी आप नहीं सोचे कि नहीं मतलब इसका क्या काम है और ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ये जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर करेगी। तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बिसाइड्स योर टेक्स्ट बुक्स, बिसाइड्स व्हाट जब कोचिंग इंस्टीट्यूट गिव्स यू, तो आप जरूर करें इसको। जी मैम, सचिन है, उन्होंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने पूछा था कि जो इंटरव्यू सेशंस होते हैं, इंटरव्यू के लिए हमें कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या पर्सनालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए? ड्रेसिंग सेंस से लेकर के उन्होंने पूछा कि डायलेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए ताकि वो इम्प्रेसिव रहे और उन्हें हम पसंद आ जाए, हम पास हो जाए इंटरव्यूज। मुझे लगता है आज की तारीख में, मेरा देखिए इतने वर्षों का अनुभव है और कई इंटरव्यूज मैं खुद लेती हूँ, तो वो क्या देखते हैं, हम कोई ड्रेस सेंस नहीं देख रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, हम उसका सब्सटेंस देख रहे हैं, हम सब्सटेंस देख रहे हैं, वह सब्सटेंस, वह थॉट प्रोसेस हम देख रहे हैं। और सब्सटेंस को इमर्ज करने के लिए ना आपके अंदर एक्चुअली कुछ सब्सटेंस होना भी चाहिए। सब्सटेंस कुछ होने के लिए आपका अगेन हाउ यू आर शेपिंग अप योर पर्सनालिटी इज इम्पोर्टेंट। तो मतलब वह पर्सनालिटी सिर्फ सूटेड बूटेड हो करके नहीं बनती है, तो आपका जो एक मेंटल थॉट प्रोसेस है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। वह एक दिन का नहीं होता है, कंडीशनिंग
होती है, सोशल कंडीशनिंग से होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, और जितना आप पढ़ेंगे, जितने आप विस्तृत जानकारी रखेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प, बिकॉज वो आपकी आपकी बोलचाल में अपने आप आ जाएगा। तो फिर आपको ना मतलब वो नहीं कि आपने क्या याद किया है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या संभव है कि आप सब कुछ याद करके जाए बोल दें, वो तो नहीं संभव है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Exactly. आप लेकिन यह जरूर कर सकते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वह कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। आप जरूर बोल सकते हैं कि सर ये तो हमें पता ही नहीं है, मतलब इसकी हमें जानकारी नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग, ठीक है, बट योर पर्सनालिटी शुड कम आउट कि यस एक डिपेंडेबल कैरेक्टर है, यह जो मतलब इसको जिम्मेदारी का अनुभव है, ये एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार अधिकारी हो सकता है। तो इन चीजों का असेसमेंट होता है, ठीक है, तो इसका हमें पता नहीं रहता है, लेकिन इन सभी चीजों का असेसमेंट मिला करके तो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि आप जितने यू हैव टू बी योर ओरिजिनल सेल्फ, यू कैन नॉट प्रिटेंड टू बी, या बट टू बी योर ओरिजिनल सेल्फ। आप सोचेंगे कि इफ यू आर born with certain social norms, we are not born with it, we learn to condition it. Yes. तो condition it is again आपका परिवेश क्या है, आपके परिवेश में आपने साहित्य की बात की, किताबों की बात की। मुझे है कि हम जब बचपन में हम अपना जो पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में बहुत सारी ढेर सारी किताबें होती थी घर पर भी, और उसको देख के ही बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था। तो मतलब उस परिवेश में आपको जो है मतलब किताबों से प्रेम हो, किताबों को भार आपने, तो वह प्रेम आपके आप नॉलेज के प्रति है ना, जिज्ञासा हो, तो ज्ञान के लिए जिज्ञासा हो, तो वो यह नहीं लगे कि मैं तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है जरूरी है। Very nice, very nice. मैम नेहा जी का एक और सवाल आया कि if a student doesn't score good marks in interview but good in mains, then what is the probability of cracking this exam? बाप रे, इनके तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं। It depends how much edge you have taken in the mains. Mains का edge बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, मार्क्स आपके ज्यादा इंटरव्यू में कम है तो भी आप क्रैक कर लोगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें, और देखिए कि एक एक मार्क्स से ना यहाँ तो एक एक मार्क पे रैंक जो है वो 50 रैंक इधर उधर हो जाता है, मतलब यह भी हो। हाँ, तो वो सब प्रोबेबिलिटी जो है आप ना बहुत सोच नहीं सकते हो, उसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है। मतलब अगेन आपको चिंता करनी है ऑथेंटिसिटी के बारे में चिंता करो। एज एन एल्डर आई कैन रियली गाइड यू ऑन दैट, ठीक है, बट द मोमेंट यू लाइक यू थिंकिंग कि नहीं मुझे इंटरव्यू में 100 नंबर और मेंस में इतने नंबर, ये सब नहीं सोचो अभी बस अपने ऑथेंटिसिटी पे पूरा जी जान लगा दो, ठीक है, मेहनत में कमी नहीं, रिजल्ट नहीं सोचो। मैम मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाह रही हूँ। आपने जब इंटरव्यू फेस किया था, जब आईएएस का जो वो इंटरव्यू होता है, जब सारे आगे बैठी होती है पैनल, आपको उस टाइम की अपनी धड़कनें ध्यान है कि आपका उस टाइम का क्या सिचुएशन था, कैसा फील कर रही थी आप? मैं आपको बताऊं, मैं अभी जो बच्चों को बता रही हूँ वो एक उसी अनुभव ज्यादा बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फील किया था कि सब कुछ बड़ा फॉर्मल है, ठीक है। मैं मतलब शायद उस समय मेरे अंदर यह ताकत नहीं थी कि टू बी माई जस्ट माई ओरिजिनल सेल्फ। शायद मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझे भी बड़ा अपने आप को नॉलेजेबल साउंड करना है, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। हाँ, मुझे किसी ने नहीं बताया जो मैं आज आपको बता। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मतलब एक फॉर्मल सेटअप में जाने पे ऑब्वियसली एक मतलब आदमी ऑड फील करता है इन अ वेरी वेरी फॉर्मल सेटअप, ठीक है, जहाँ आपको जज कर रहे हैं, आपके एक शब्द को जज कर रहे हैं, ठीक है। उस समय शायद मेरे अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि जज यदि करना है तो अपने आप को जज करो ना, दूसरे आपको जज नहीं करेंगे, पहले खुद को जज करो। आज मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं कह सकती हूँ, इसलिए मैं अपने उस अनुभव से मैं आपको जो भी कह रही हूँ अपने अनुभव से कह रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह की यदि कोई बताता तो मुझे कहीं ज्यादा जो है ना मतलब उस समय कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता। लवली मैम, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेहा जी का। वो कह रही हैं कि इट्स ऑफन टोल्ड दैट रिजर्वेशन इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर स्पेशली फॉर द जनरल स्टूडेंट्स। ये तो एक दुखती रग है, इसको बोलने का क्या फायदा है?
रिजर्वेशन और उसके लिए यही बताया नेहा कि मतलब इट इज नॉट एंड ऑल। आप सोचोगे कि मतलब बहुत कुछ करने को है, इतनी क्रिएटिव, जितने आप क्रिएटिव हो, ठीक है। कई बार लोग, एक दरवाजा बंद होता है, मैं देखती हूँ कि उसके कारण जो दूसरा खुलता है, उन्हें पता नहीं था, उनके लिए वही दूसरा मार्ग ज्यादा अच्छा था। तो ऐसा ये एक दूसरा चीज मैं इसलिए एम्फसाइज करूंगी, इस टेंशन के साथ तो जाना ही नहीं है, आप कहीं ज्यादा देखेगा। यही सोच कर, लवली is not for if it is not for me, if that door closes, there'll be better doors opening for me. Have that confidence. लवली मैम। मैम आपको मैंने बहुत समय ले लिया, बहुत सारी बातें आपसे पूछ ली, लोगों ने भी पूछ लिया बहुत कुछ। चलते चलते एक अच्छा सा, एक आपने खैर पूरे प्रोग्राम में हमें मोटिवेट किया है, अगर एक दो लाइन में जो ये एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं इनको कुछ मोटिवेट करना हो, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा उनके साथ साथ। See, you know, I just want to say कि मोटिवेशन जो है, अपने अंदर की मोटिवेशन को एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ के साथ में रखना है। मेरा मतलब मेरी यही सोच है कि यदि एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ के साथ उसको जोड़ोगे, सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने का पर्पस नहीं रखोगे, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। दैट्स इट। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया और जो आज आपने बातें बताई वो हमारे लिए ना अनमोल मोतियों के समान है। और मुझे लगता है कि बच्चों को ये आगे भी बहुत काम आएगा। मैं इसको रीशेयर रिपोस्ट करूंगी ताकि बच्चे इसे बार बार देख सकें और रेफरेंस के लिए इन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जवाब नहीं दे पाई हूँ, मतलब मे बी यू नो चिल्ड्रन कैन, अगर मेल भेजेंगे आपके माध्यम से वो कनेक्ट होंगे, तो आई विल बी हैप्पी टू help them out too. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. जितने दर्शक जुड़े, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने आप सभी के सवालों के जवाब दिए, लेकिन जिनके सवाल मैं नहीं ले पाई, मैं अपोलोजाइज करती हूँ। मैम से मैंने आधे घंटे रिक्वेस्ट किया था और मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा मैम का ले लिया है। आज संडे है, मैम शुड एंजॉय हर डे। मैम थैंक यू वेरी मच, प्लीज एंजॉय योर डे एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू मैम, बाय बाय मैम।